हेलो आन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं भाई आप सब? एक बार जल्दी से बताएंगे और आज के सेशन को करते हैं शुरू। आपके अपने पाचन तंत्र के आखिरी पोर्शन को, जहां तक हमने कंप्लीट डाइजेशन की बात कर ली थी कि देखिए पाचन जो है वो किस प्रकार से और किस किस अंग में यहाँ पर होता है। तो आवाज आ रही है सभी को? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? अगर कोई भी स्टूडेंट आज के सेशन में नए जुड़े हैं, जिनकी आज पहली क्लास है, तो एक बार आप डाइजेशन की पिछली 3 क्लासेस को जरूर से देख लेना, सो दैट कि आपका वो पोर्शन भी साथ में कवर हो जाए। एंड उसकी कंप्लीट पीडीएफ आप लोगों के पास जा चुकी है, तो वहां तक देखने के बाद फिर आप इसको देखेंगे तो और आपके लिए इजी हो जाएगा। बाकी जितने पहले से देखते आ रहे हैं उनको कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, भाई जल्दी से एक बार बताओ। ठीक है, जिस किसी की भी फर्स्ट क्लास है एक बार पिछले वाले सेशन में जरूर से देख लेना। ऑल राइट, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, जिसमें हम अपने डाइजेशन के अंदर हमने लास्ट जो बात की थी कि किस प्रकार से हमारे मुख से होने के बाद हमारे आमाशय में पाचन हो जाता है। कुछ सवाल आप एक बार जल्दी जल्दी से बताना शुरू करेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए माउथ में किसका डाइजेशन होता है, माउथ में किस पोषक तत्व का डाइजेशन होता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो पहले। मुख में किस पोषक तत्व का पाचन जो है वो होता है, जल्दी जल्दी से। स्किप कर दे क्या? चाहो तो, बाकी ऐसी कोई समस्या नहीं है। उल्टी गैस्ट्रिक इश्यूज की वजह से होती है, जब आपके पेट में एसिडिक रिफ्लक्स बनता है, जब एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है उस समय पर, और कभी फीलिंग ऑफ फुलनेस है तब भी आप खाना खा रहे हैं, तो इसके कई अन्य अन्य रीजंस जो हैं वो होते हैं, और उस समय पर हमारा जो भोजन है वो गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर को खोल करके वापस बाहर आ जाता है। ठीक है, आंसर कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। देखो एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स में भी मुख में किसका पाचन होना शुरू हुआ? स्टार्च का। ठीक, तो स्टार्च का पाचन जो है वो मुख में ही शुरू हो जाता है। बोलस तो लार के साथ बनने पर बनता है, जब लार के साथ खाना मिल जाता है तो उसको हम बोलस का नाम दे रहे थे। ठीक है, 8 बजे क्लास डेली होती है। कोई बात नहीं, जिस किसी ने भी देखिए आज ज्वाइन किया है, आप सबसे पहला काम क्या कर लेंगे कि आप लोग अपने पिछले वाली 3 क्लासेस को एक बार जरूर से देख लेना। ठीक है, जिस किसी ने भी आज अटेंड करी है फर्स्ट क्लास, क्योंकि इसकी ऑलरेडी हम 3 क्लासेस यहाँ पर कवर कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट मुझे बताइए, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था स्टमक के बारे में, अमाशय के बारे में। अमाशय में किसका पाचन होता है? अमाशय में किसका पाचन होता है? आपके पास ऑप्शन है, पहला स्टार्च का, दूसरा कार्बोहाइड्रेट का, तीसरा ऑप्शन है आपके पास प्रोटीन का, और चौथा है फैट का। अमाशय में किसका पाचन शुरू होता है, जल्दी से बताओ। राजीव कुमार जी, आई विल चेक दिस। करिए भैया आंसर। चलो, तो स्टमक में किसका होता है? स्टमक में प्रोटीन का होता है। अब ये जितने भी लोग फैट लगा रहे हैं, आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टमक में सिर्फ और सिर्फ बताया था पेप्सिन के माध्यम से प्रोटीन का पाचन यहाँ पर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी पाचन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होता है। अब इसके बाद मुख से अमाशय में, अमाशय से कहानी कहाँ जाएगी? हमारी आंतों में। आंतों में जाएगी तो मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पर 3 प्रकार के स्त्राव आते हैं। यानी कि अगर हम थोड़ा सा पिछली वाली क्लास को याद करें तो मैं तुम्हें एक बार शो कर देती हूँ कि देखो भाई, कुछ इस प्रकार से चीजें जो है वो हमने पढ़ी थी कि मुख में और यहाँ पर 3 चीजें मिलती हैं। एक हमारा पित्तरस, एक अग्नाशय का रस, और सीधे कहाँ चला जाता है? हमारी इस छोटी आंत के अंदर चला जाता है। तो पिछली क्लास में हमने आंतों के रस के बारे में भी बात कर ली थी, अग्नाशय के रस के बारे में भी बात कर ली थी। इधर सुन लो भाई, बुखार क्यों आता है? बुखार जब कोई फॉरेन एंटीजन बॉडी में आता है तो एंटीबॉडीज उससे लड़ती हैं, और लड़ने के दौरान टेम्परेचर हाई हो जाता है। ठीक है, चलो सब सारी शीट वीट सब मिल जाएंगी। पहले थोड़ी देर के लिए अब जरा यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। लास्ट हेडिंग हम लोगों ने बात की थी आपके इंटेस्टाइनल जूस के बारे में। ये पेनक्रियाटिक जूस हमने आपको बता दिया था कि कौन कौन से पेनक्रियास से जो एंजाइम्स आते हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं, और पेनक्रियास से एंजाइम्स आने के बाद ये बाइल जूस के साथ मिलकर के क्या कराते हैं? पाचन की क्रिया यहाँ पर कराते हैं, और जिसमें हमारा आंतों का रस जो है वो मिलकर के कार्य करता है। ठीक है, आंतों के रस के लिए हमने आपको बताया था कि इसमें भी कुछ अलग एंजाइम होते हैं। देखो पीडीएफ एक बार चेक कर लेना, पीडीएफ एक बार चेक कर लेना। पीडीएफ में सारी स्लाइड्स आपकी प्रेजेंट है, ताकि आपको नोट्स बनाने में समस्या ना आए। ओके, चलो
तो इंटेस्टाइनल जूस जो आंतों का रस होता है, एक बार समझते चलेंगे, नोट्स आपकी पीडीएफ है, आप वहां से भी साथ साथ में बना सकते हैं। इसका पीएच मान क्या है, 8 से लेके 9 तक होता है, मतलब जो रस हमारी आंतों में आ रहा है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, 8 से 9 इसका मतलब ये एसिडिक है या बेसिक है? इसको मैं एसिडिक बोलूंगी या बेसिक बोलूंगी? अम्लीय बोलूंगी या क्षारीय बोलूंगी? जल्दी से आंसर करेंगे। अम्लीय है या क्षारीय है? इंटेस्टाइन का, आंतों का रस। अब मैम 8 से 9 है तो डेफिनेटली क्या है, हमारा आंतों का रस यहाँ पर क्षारीय प्रवृत्ति का दिखाई देता है। ठीक है। अब एक छोटी सी बात बताओ, अगर आपसे पूछा जाए अमाशय के या पूरे पाचन तंत्र के किस भाग में खाना आपका कैसा हो जाता है, क्षारीय हो जाता है, तो आप क्या बताओगे? आंतों में हो जाता है। बोलो, छोटी सी बात, ये सीजीएल में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अगर वो पूछता है कि खाना किस भाग में आकर के क्षारीय प्रवृत्ति का हो जाता है, तो वो हमारी आंतों में आकर के हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है, स्लाइटली हल्का सा क्षारीय कहा जाएगा, स्लाइटली बेसिक, हल्का क्षारीय इसे कहा जाता है। इससे पहले क्या मौजूद था? अमाशय, और अमाशय में HCl था, तो वहां पर खाना क्या था? एसिडिक था। ठीक है। उससे पहले मुख में भी खाना लगभग हमारा एसिडिक था। यहां पर आकर के बेसिक होना शुरू हो जाता है। अगेन, हमारी आंतों के रस को जो नाम दिया वो दिया सक्कस एंटेरिकस। ठीक है, ये नाम हमने इसका एक अलग से दे दिया कि भाई आंतों के रस को मैं एक नाम से डिफाइन करूंगी, तो उसको कहा जाता है सक्कस एंटेरिकस। देखिए, कई लोगों के कमेंट्स ये चल रहे हैं कि उल्टी क्यों आती है, ठीक है, खांसी क्यों होती है, सीने में दर्द क्यों होता है, ये सब चीजें जो जो चैप्टर आएगा उसमें सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उल्टी अभी हम पढ़ेंगे इसके अंदर, खांसी आती है श्वसन तंत्र में, फिर उसके बाद आपके सीने में दर्द क्यों उठता है, ये आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में, सब कुछ पढ़ेंगे। थोड़ी देर के लिए जब कोई टॉपिक चल रहा हो तो वो आप जरूर से पेशेंस के साथ अटेंड कर लिया करो। और ये आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन, अगर जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ आज नए जुड़े हैं उनको बता दूं कि एक इंट्रोडक्शन की क्लास आप लोग की हुई थी, उसको जाकर चेकआउट कर लेना कि क्लास कब, कैसे, कहाँ, किस शेड्यूल के साथ, किस पैटर्न पे और किस स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगी। तो ये मन में जितने भी डाउट्स हैं पिछली क्लास का, आने वाली क्लासेस का, पैटर्न का, मैडम कैसे पढ़ा रही हैं, ठीक है, इन सभी चीज़ों के आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। बाकी मेरी क्लास की टाइमिंग डेली सुबह 8 बजे से 9 बजे तक चलने वाली है। ठीक है, चलो। तो सक्कस एंटेरिकस क्या है? आंतों का रस है, जिसके अंदर अगेन आपके कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। और इसी में मैंने बताया था कि हमारी जो छोटी आंत का तीसरा भाग होता है, इलियम का, ये क्या है? मोस्ट एक्टिव पार्ट है। इसी को हम यहाँ पर क्या नाम देते हैं कि इसी के अंदर सबसे ज्यादा पाचन जो है वो यहाँ पर हो रहा होता है। बोलो, बात समझ आ रही है कि नहीं? नहीं बेटा, कल क्लास नहीं हुई थी। ठीक है, कल क्लास नहीं हुई थी, संडे था, कल आपकी क्लास नहीं हुई थी। इलियम जो है वो सबसे सक्रिय हिस्सा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद ये सारी रिएक्शंस मैंने आपको पिछली क्लास में कंप्लीट करा दी थी कि यहाँ तक आते आते पाचन जो है वो कंप्लीट हो जाता है और पाचन खत्म हो जाता है। तो एक बार तो मुझे जल्दी से बता देना कि हमने जो बेसिक डाइजेशन पढ़ लिया था वहां तक कोई समस्या किसी के मन में? जल्दी से बताओ भाई, वहां तक कोई भी समस्या किसी के मन में कि हमारी छोटी आंत में किस प्रकार से पाचन खत्म हो रहा है? जल्दी से बताइए। अब आती है कहानी बड़ी आंत में, यानी आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन मात्र 1.5 मीटर लंबी होती है, और इसी के अंदर अगर मैं बात करूं, देखो, छोटी आंत के 3 भाग थे, पहला ड्यूडेनम, दूसरा जिजनम, तीसरा इलियम। ये सब हमने पिछली 3 क्लासेस में कवर कर लिया है। आज शुरू करेंगे बड़ी आंत से। तो बड़ी आंत के अंदर क्या हो रहा था? हमारे पानी का और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा था, यानी जितने भी हमारे अवशोषण की क्रिया होती है पानी और खनिज पदार्थ की, वो यहाँ पर दिखाई देती है। जो हिंदी माध्यम वाले हैं वो हिंदी में लिख लेंगे, और जो इंग्लिश माध्यम वाले हैं वो इंग्लिश में लिख लेंगे। दोनों ही लैंग्वेजेस में आपके कंटेंट यहाँ पर अपलोडेड है। ठीक है। अगर मैं बात करूं जितना भी आपका ठोस
अपशिष्ट पदार्थ होता है उसके किण्वन की प्रक्रिया में क्या मदद करता है, बड़ी आंत मदद करती है। बड़ी आंत में होगा क्या मैम, छोटी आंत तक तो देखो पाचन हो गया, अब जैसे ही बड़ी आंत के अंदर आएंगे तो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा होगा, यहाँ पर जितना भी ठोस पदार्थ होगा उसका किण्वन होगा, और साथ साथ में अगर बात की जाए तो हमारे पानी का, खनिज पदार्थ का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब कोई पाचन नहीं, क्योंकि पाचन ऑलरेडी खत्म हो चुका है। ठीक है, पाचन ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि हमारे कोलोन वाले भाग में बड़ी आंत के कितने भाग बताए थे, 3 भाग। इसके अंदर जो हमारा पहला भाग था उसका नाम था सीकम, दूसरा था कोलन, और तीसरा था रेक्टम। इस वाले भाग के अंदर क्या हो रहा होता है, हमारे कुछ विटामिन भी पाए जाते हैं, जिसे हम विटामिन के B1 और B2 के नाम से जानते हैं। साथ में अगर इसका पीएच मान आपसे पूछा जाए तो 5.25 से लेकर 5.5 से लेकर 7 तक का देखा जाता है। एंड यहाँ कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, तो ध्यान रखना बड़ी आंत एक वो हिस्सा है जहां पर केवल ठोस पदार्थ का किण्वन ही नहीं, कुछ बैक्टीरियाज भी पाए जाते हैं। आपने सुना होगा गुड बैक्टीरिया, क्यों भाई, कितनों ने सुना है, फटाफट से बताओ एक बार। शुभम बिल्कुल है, चलिए करेक्ट। तो बैक्टीरिया जो हैं वो आपके मौजूद होते हैं क्लोस्ट्रीडियम के नाम से, लैक्टोबैसिलस के नाम से, इन्हें कहते हैं गुड बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, ये हमारे पेट में कोई इन्फेक्शन नहीं बनने देते, है ना, ये अच्छे जीवाणु होते हैं जो हमारे पाचन की क्रिया में मदद करते हैं। तो इन्हें अच्छा है और एक पॉजिटिव जीवाणु यहाँ पर कहा जाता है कि किसी प्रकार से नुकसान नहीं करते। फर्मेंटेशन यानी देखो जब ऑक्सीजन नहीं होती तब किण्वन की प्रोसेस होती है, तब हमारा जो वेस्ट है उसके अंदर क्या होगा, फर्मेंटेशन होगा। तो ये विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर होता है, और बाकी कोई पाचन हो नहीं रहा, देर इज नो डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि यहाँ पर प्रेजेंट हो। तो फटाफट से नोट कर लेंगे अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन, जल्दी से लिख लो भाई। हाँ राजीव, न्यूट्रिशन पूरा हो चुका है, पीडीएफ आपको यहीं पर मिल जाएगी, ये जो आप लोग का सेक्शन है पीडीएफ का वीडियो के बराबर में, वहीं पर आप देख सकते हो। क्लियर है भाई सबको, कोई बात नहीं, आर्यन शर्मा हो जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, 1-1.5 हफ्ते में इसको भी कर लेंगे, इतना पैनिक मत किया करो। पिछली स्लाइड ऑलरेडी लिखवा दी थी, ये आज की पहली स्लाइड है, वो सब कुछ ऑलरेडी आप लोगों को पीडीएफ में शेयर कर दिया था लास्ट क्लास में। हाँ दिया, क्लास डेली होती है। तो ये हमारी बड़ी आंत है जिसके अंदर पानी का, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, किण्वन हो रहा है, कुछ विटामिन हैं और कुछ हमारे बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट है, बट देर इज नो डाइजेस्टिव एंजाइम। डन है भाई। ठीक, आप अगर देखेंगे बड़ी आंत, तो बड़ी आंत में कुछ इस प्रकार से हिस्से बने हुए होते हैं। ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी था। ये वाला पार्ट जो होता है इसको सीकम का पार्ट कहते हैं। यहां से लेकर के ये पूरा हिस्सा जो है वो हमारी कोलन वाला भाग है, और नीचे इसे गुदा, रेक्टम का नाम दिया जाता है। तो ये हमारी क्या है, बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन है। अंदर वाली जो भी होगी ये सब हमारी छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहां तक हमारा क्या हो चुका है,
कंप्लीट हो चुका है देखिए पाचन। अब हमने 5 चरण पढ़े थे कि सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला था इंजेशन जिसे अंतः ग्रहण कहते हैं, उसके बाद कहते हैं पाचन। देखो आज बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो शायद नए जुड़े होंगे, और जो नए जुड़े हैं डेफिनेटली आप लोग को बीच में एंटर कर रहे हो चैप्टर के, तो हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही हो, इसीलिए मैंने आपसे कहा आप लोग ना आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, कल से हम नया टॉपिक पढ़ेंगे श्वसन तंत्र का, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हो, और इस टॉपिक को यानी पाचन तंत्र की पिछली 3 क्लासेस को एक बार देख लेना, एंड देन आप इस वाले सेशन को देखिएगा तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो कल संडे था बेटा, कल क्लास नहीं हुई थी, कल संडे था। बाकी ये हो गया बड़ी आंत में कंप्लीट हमारा पाचन। इसके बाद बात करेंगे, नहीं बेटा संडे को क्लास नहीं होती, मंडे से लेके सैटरडे तक आप लोग की क्लासेस जो हैं वो रहती हैं। अब अगर मैं बात करूंगी पाचन की, तो पाचन हो चुका है कंप्लीट। अब इसके बाद क्या होगा, भोजन का अवशोषण होगा, यानी शरीर के अंदर हमारा भोजन कहाँ चला जाएगा, एब्जॉर्ब होने चला जाएगा हमारे ब्लड के अंदर, जैसे हम कहते हैं कि भाई रक्त जो है वो इसको क्या कर लेगा, अब एब्जॉर्ब करने की विधि जो है वो यहाँ पर करेगा। तो एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर, मान लो मैंने खाना खाया, मैंने रोटी खाई, रोटी किस में टूट गई, ग्लूकोज में। अब वो ग्लूकोज कहाँ जाएगा, वो ग्लूकोज जाएगा हमारी ब्लड के अंदर। ठीक है, विली छोटी आंत का हिस्सा होती है। चलो, तो एब्जॉर्प्शन कौन सी विधि है, एब्जॉर्प्शन जिसमें न्यूट्रिएंट्स हमारे एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड में जाते हैं और लिम्फ में जाते हैं अपने न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के माध्यम से, यानी अल्टीमेटली मैम ब्लड के अंदर, और लिम्फ भी, लसिका भी हमारे एक शरीर में पाए जाने वाला द्रव्य होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं जिसके द्वारा पोषक तत्व रक्त और लसिका में अपने नाभिक झिल्ली के माध्यम की सहायक नहर से गुजरते हुए नजर आते हैं। और जब अवशोषण होता है ना, तो ये विधि हमारी छोटी आंत के तीसरे भाग में होती है। अच्छा कल मंडे था, हाँ ठीक है, कल क्लास नहीं हुई थी तुम लोग की, ठीक है, कल नहीं हुई थी क्लास, कल एक्चुअली तुम्हारा शेड्यूल जो था वो लग नहीं पाया था, और लास्ट में लगता तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता, इस वजह से। चलो, 90% एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, छोटी आंत के अंदर देखा जाता है। छोटी आंत के भी किस भाग में अगर आपसे पूछेगा, तो ये 90% होता है इलियम वाले भाग में, जो हमारी छोटी आंत का तीसरा भाग होता है जिसको इलियम कहते हैं। पहला भाग था ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम था, और तीसरा इलियम था। तो इस तीसरे वाले भाग में 90% तक अवशोषण हो जाता है, और 10% कहाँ होता है, हमारी बड़ी आंत के अंदर होता है। तो फटाफट से लिख लो एक बार जल्दी से। मतलब पहले यही डिस्कस कर लें, फिर वही हर बार की तरह काम कर रहे हो कि नहीं मैम पढ़ाओ मत, पहले पीडीएफ पीपीटी क्लास शेड्यूल टाइम टेबल क्लास की स्ट्रैटेजी पहले यही डिस्कस कर लेते हैं ना, ये क्लास किसके लिए है, कब हुई थी, क्यों नहीं हुई थी। ठीक है, कल मंडे था, कल इवेंट नहीं लगा था, आपको टेलीग्राम पर भी अपडेट कर दिया गया था कि आपका शेड्यूल नहीं था, इसलिए क्लास जो है वो नहीं होगी। आप पढ़ लो एक बार जल्दी से, आज से तो डेली क्लास होगी, अब इस क्लास को तो खराब मत करो, इसको तो समझ लो। चलिए, लिखा सबने, इसे कहते हैं भोजन का अवशोषण। अब अवशोषण हो गया है तो खाना कहाँ चला जाएगा, हमारी बड़ी आंत के अंदर होता हुआ ब्लड में चला जाएगा। अब बड़ी आंत से ये कहाँ पर जाता है, अपेंडिक्स पाया जाता है छोटी और बड़ी आंत के बीच में, एक पतली सी ट्यूब होती है। ठीक है, इसके बाद खाना कहाँ जाता है, हमारे टिश्यूज के अंदर जाता है, जिस प्रक्रिया को एसिमिलेशन की प्रक्रिया कहते हैं, यानी कि इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्वांगीकरण का प्रोसेस यहाँ पर कहा जाता है। स्वांगीकरण का मतलब क्या है, जैसे हमारा भोजन अभी तक ब्लड में आया, तो ब्लड के बाद सबसे छोटी इकाई क्या है, आप बोलोगे टिश्यू या सेल, तो भैया हमारे पहले टिश्यू में जाएगा, एंड देन उसके बाद जो कोशिकाएं हैं यहाँ तक पहुंचा दिया जाएगा, क्या, जो भी हमारा पचित भोजन था। ठीक है, ऊतक और ये रुधिर, क्या चीज जा रही है, अवशोषित भोजन। एब्जॉर्ब्ड फूड, यानी एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस रीच द टिश्यू, जो उसको यूटिलाइज कर देते हैं अपनी एक्टिविटी के लिए। तो अल्टीमेटली जैसे मान लीजिए हमारे पास एक अवशोषित भोजन के तौर पे ग्लूकोज है,
ठीक है, इस ग्लूकोज ने क्या बना दिया, एटीपी नाम से एनर्जी बना दी। तो एनर्जी हमारी ब्लड में जाएगी, टिश्यू में जाएगी, सेल में जाएगी, और सेल इसको क्या कर लेंगे, अपनी गतिविधियों के लिए यूज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर कहते हैं एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। राइट, जो रह गया है पीपीटी से, आपकी जो पीडीएफ मिलेगी उससे आप लोग लिख सकते हो। अब इतनी स्पीड में अगर आप इतना धीरे धीरे लिखोगे तो कैसे काम चलेगा, पूरा टाइम तुम्हें दिया गया था लिखने के लिए। राइट, लिखिए एसिमिलेशन फटाफट से। मैम, क्या सेल में हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है? सेल के अंदर हीमोग्लोबिन बेसिकली हमारे ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, और सेल में नहीं होता। ब्लड की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर पाया जाता है। कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड भी आपका चल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी एप्लीकेशन में आप लोग का पिन किया हुआ है, तो आप वहां से भी देख सकते हो। साइंस, राधिका मैम साइंस के नाम से है, यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है भाई, लिख लिया। इतना इम्पेशेंट हो जाते हैं, इतनी जल्दी एकदम अपना आपा खो देते हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा आगे? जब तुम पर अधिकारी बनने के बाद कोई आपदा पड़ेगी, तुम तो वहां बिल्कुल अपना आपा खो दोगे कि नहीं, क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा है, तुरंत ही पेशेंस लूज कर दोगे। सरकारी नौकरी की तैयारी ही अपने आप में क्या कर देती है, पेशेंस डेवलप कर देती है। चलिए, एटीपी एनर्जी का मॉलिक्यूल होता है, जिस मॉलिक्यूल के माध्यम से हमें ऊर्जा मिलती है। अगला स्टेज आता है जिसे ईजेशन कहते हैं, या डेफिकेशन कहते हैं, या मल त्याग या मलोत्सर्जन के नाम से जानते हैं। तो ये वो विधि है, इसमें हमारे शरीर में जो भी वेस्ट रह गया होगा वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो आप लिख सकते हैं गुदा द्वार यानी मलाशय के द्वारा मल का बाहर की ओर बहना। और ये इच्छा कैसी होती है, एक स्वैच्छिक इच्छा होती है, मतलब वॉलेंट्री एक्शन यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं, जो बड़े पैमाने पर क्रमिक व्रतों में सिकुड़ने वाला आंदोलन द्वारा की जाती है। ठीक है, नोट करो भाई, मतलब शरीर से बेसिकली आपके बॉडी से जो भी वेस्ट है उसका बाहर निकलना, वो आपका देखा जाता है। अनीता, एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो एनर्जी का एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, अजय कुमार एक बात बताओ, जब बायो आपको मैं पढ़ा रही हूँ, केमिस्ट्री आपको पुष्पेंद्र सर पढ़ा रहे हैं, आप सर के हैं दो सब्जेक्ट, एक केमिस्ट्री एक फिजिक्स, तो पहले तो सर आपका फिजिक्स ही शुरू करेंगे ना, मतलब या कोई एक सब्जेक्ट शुरू करेंगे, जैसे ही वो खत्म हो जाएगा देन आपका तीसरा सब्जेक्ट भी शुरू हो जाएगा। तो ठंड पाओ थोड़ी सी। एनर्जी की इकाई होती है, लिख लिया भाई सभी ने यहाँ तक, जल्दी से बताइए। इसे कहते हैं डेफिकेशन, इजेशन, मल त्याग की प्रक्रिया यहाँ पर कही जाती है। चलिए, तो ये हमारा कुल मिलाकर चरण था, लेकिन देखिए इसमें कुछ ग्रंथियां भी काम करती हैं जिन्हें हमने सलाइवरी ग्लैंड के तौर पर जाना था। अब अगर आपसे पूछा जाए सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पर कौन कौन सी होती हैं, तो हमने आपको बताया था कि देखो भाई, तीन हमारी लार ग्रंथि यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर हमने तीन नाम आपको लिखवाए थे डाइजेस्टिव ग्लैंड में। ठीक है, पूरे पाचन की ग्रंथियों में तीन नाम लिखवाए थे, जिसमें पहला नाम आता है लार ग्रंथि का, दूसरा यकृत, और तीसरा अग्नाशय।
सलाइवरी ग्लैंड, लिवर और पेनक्रियास, ये क्या है? हमारी पाचन ग्रंथि है। अब इन पाचन ग्रंथियों में से लाल ग्रंथि के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कितनी है, क्या करती है, कैसे कैसे कार्य जो है वो इसका देखा जाता है। बात करेंगे हमारी बची हुई दो अलग अलग ग्रंथियों के बारे में, जिसमें एक लिवर है और दूसरा हमारा अग्नाशय है। ठीक है, लिवर की बात करते हैं सबसे पहले, यानी कि हमारे शरीर के सबसे बिजिएस्ट ऑर्गन के बारे में समझ लेते हैं। चलो, देखो भाई, ये है हमारा लिवर। अब थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ध्यान से देखना और समझना। ठीक है, छोटी आंत में विली होती है। ठीक है, जितना भी बेसिक पार्ट है, अगर आप नए जुड़े हैं, बीच में आए हैं, तो बेटा कैसे समझ में आएगा? आप शुरुआत से पीछे वाले सेशन से शुरू कर लेना, और जो भी आज नए स्टूडेंट्स हैं वो लोग कल से जब मैं नया टॉपिक शुरू करूंगी वहां से साथ में आप कवर कर सकते हो। कोई अंतर नहीं है, और इससे ज़्यादा डिटेल में शायद आपने यूट्यूब पर भी नहीं पढ़ा होगा। मैं हर बार आपसे यही कहती हूँ कि आप लोगों के लिए यहाँ पर जो दिया जा रहा है वो बेस्ट टू बेस्ट है, और वो है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। यहाँ पर सिर्फ हंसी मजाक वाला किस्सा जो है, अगर आप चाहते हो तो वो चीज़ नहीं हो सकती। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर पेड बैच लेता है तो उसका यही एक एक्सपेक्टेशन होता है कि हमें चीज़ें जो है ना वो सीरियस कंटेंट एक जल्दी से जल्दी माध्यम में मिल जाए। ये नहीं कि यहाँ पर भी हंसी मजाक बातचीत और आपके कमेंट्स को एंटरटेन किया जाए, तो फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि नहीं मैडम, हम यहाँ पर हंसी मजाक जो है वो थोड़ा सा चलना चाहिए। यूट्यूब वाली क्लास नहीं है बेटा, ये थोड़ा सा समझा करिए इस बात को। तो जब थ्योरी पढ़ाई जा रही है और इम्पोर्टेंटली समझाया जा रहा है, तो बीच में, मैंने पहले भी आपसे कहा है, मेरी क्लास में अगर कोई भी ऐसे करेगा आप डायरेक्टली ब्लॉक कर दिया जाओगे। आपके डाउट्स हैं, सेशन के अंत में आपके जितने भी डाउट्स हैं मैं सभी को लूंगी, सभी से बात करूंगी। चलिए, तो हमारे शरीर का लिवर की बात करी जाए तो आप लिख सकते हैं इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। यह है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और दूसरा लिखेंगे इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन। अंग में अगर मैं बात करूं तो ये दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा अंग होता है। यह दूसरा बड़ा अंग होता है। इसका अगर वजन की बात करी जाए तो वो होता है लगभग 1.25 से 1.5 किलो। ठीक है, ये इसका वजन देखा जाता है। आप इसकी आकृति अगर देखेंगे, स्ट्रक्चर अगर देखेंगे, तो ये हमारे पास कुछ लिवर है। दिखता तो देखो सिंपल एक छोटा सा अंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन इसके अंदर भी पार्टीशन होता है। ये 2 लोब्स पाए जाते हैं। मैं इन 2 लोब्स को भी डिवाइड कर दूं ना, तो एक कुछ इस प्रकार से, एक यहाँ और एक ये, टोटल संख्या कितनी देख पा रहे हो? 1, 2, 3, 4, 5। वो पूछेगा कितने लोब्स दिख रहे हैं, तो कह सकते हो कि मैम 5 लोब्स हैं। हो सकता है ये आपने आज तक ना पढ़ा हो कि भैया 5 लोब्स यहाँ पर होते हैं। जल्दी से बताओ एक बार। पेनक्रियाज में होता है, पढ़ेंगे ना, थम जाओ। पेनक्रियाज में पाचन नहीं होता, पेनक्रियाज से एंजाइम्स बनते हैं जो पाचन कराते हैं। हमारे पास एक ऑर्गन और ग्रंथि दोनों के नाम से जाने जाने वाली ये लिवर जो है वो दिखाई दे रही है। फर्क क्या है दोनों में? देखिए, जितने भी अंग और ग्रंथि के बीच में अगर मैं एक छोटा सा डिफरेंस देखूं, तो अंग जो होते हैं ना वो नॉर्मली अपना कार्य कर रहे होते हैं। कि दिल है, दिल ब्लड को पंप कर रहा है। हमारे फेफड़े हैं, वो सांस लेने में मदद कर रहे हैं। अमाशय है, वो खाना पचाने में मदद कर रहा है। लेकिन अगर मैं किसी ग्रंथि की बात कर रही हूँ, यानी कि अगर मैं किसी ग्लैंड की बात कर रही हूँ, तो ग्लैंड के अंदर से ना 2 स्त्राव होते हैं। या तो वो कोई मतलब कोई रस बना रही होगी,
ठीक है, कोई ना कोई रस बनाती है और उस रस में क्या होंगे, कुछ एंजाइम मौजूद होंगे, या फिर वो क्या करती हैं, कुछ हॉर्मोन्स का निर्माण करती हैं। ये काम ऑर्गन के पास देखा जाए तो नहीं होता। जैसे कि हम बात कर रहे हैं लिवर के बारे में, तो लिवर को मैंने ग्लैंड कहा। लिवर से क्या बनता है, आपने कहा मैम पित्त रस बनता है। क्या बनेगा, पित्त रस यहाँ पर बनता है। अब ये जो पित्त रस है इसके अंदर क्या है, एक एंजाइम है, इसके अंदर आपके पिगमेंट है, इस प्रकार की चीजें दिखाई देती हैं। सेम अगर मैं बात करूं, हमारे हॉर्मोन्स का स्त्राव भी ग्रंथियों के द्वारा ही होता है। तो कुल मिला के दोनों में अगर अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाता है तो ऑर्गन से कोई भी एंजाइम नहीं बनता, ऑर्गन से कोई भी हार्मोन नहीं बनता, लेकिन हाँ ग्रंथियों के माध्यम से जरूर बनता हुआ देखा जाता है। जैसे हम बात करें यहाँ पे अंग है, तो ये दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, स्किन होती है। स्किन को कहते हैं लार्जेस्ट ऑर्गन। स्किन को क्या कहते हैं, लार्जेस्ट ऑर्गन, शरीर का सबसे बड़ा अंग। त्वचा को कहा जाता है, ठीक है। और ग्रंथियों में ये जो ग्रंथि है ये सबसे बड़ी ग्रंथि यहाँ पर कही जाती है। तो भाई एक छोटा सा डिफरेंस होता है जो कि आपने देखा ग्रंथि के बारे में, जो कि जूस बनाती है या एंजाइम बनाती है और हार्मोन का निर्माण करती है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस पाया जाता है इसके अंदर। लोब्स मतलब जो छोटे छोटे पार्टीशन करके हमने हिस्से यहाँ पर बना दिए हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो लिवर के कितने लोब्स दिख रहे हैं, 5। बट मेजरली जो हम देखते हैं ना, वो ये 5 नहीं देखते, हम देखते हैं मात्र 2 लोब्स। ये कुछ इस तरह से, एक इधर और एक इस साइड पर, ठीक है। इंटरनली देखेंगे तो 5 इसके अंदर बन जाते हैं। अब इस लिवर के साथ साथ यहाँ पर लगी होती है एक ग्रंथि, एक ग्रंथि नहीं जिसको हम अंग कहेंगे, जिसका नाम होता है पित्ताशय। एक छोटी सी ऐसी पतली सी ट्यूब जिसको हम पित्ताशय का नाम देते हैं, गॉल ब्लैडर का नाम देते हैं, जिस ब्लैडर में लिवर से जो भी पित्त रस बनेगा, जो भी बाइल जूस बनेगा, वो बाइल जूस जाकर के वहां पर इकट्ठा हो जाता है और उसे हम पित्त रस का नाम यहाँ पर देते हैं, ठीक है। बाइल जूस का नाम यहाँ पर देते हैं। ये आप देख सकते हो, ये वाला जो हिस्सा लगा हुआ, इसे हमने कहा गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर किससे कनेक्टेड है, 1 और 1 2, इन दोनों हिस्सों के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर भी आपको प्रॉपर पार्टीशन दिख रहा होगा, ये वाला, ये इसका एक लोब है और ये इसका दूसरा लोब है। इस पित्तरस से यानी इस पित्ताशय से भी एक नलिका आ रही है, लिवर से भी एक आ रही है, इससे भी आ रही है, और ये सब मिलकर के अपना कहाँ चले जाएंगे, नीचे छोटी आंत में चले जाएंगे। बीच में ये अमाशय है और नीचे हमारा अग्नाशय मौजूद है, ठीक है। बोलो भाई जल्दी से समझ आया कि नहीं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसके बारे में कि लिवर जो है वो शरीर में किस प्रकार से देखा जाता है, जल्दी से इसको लिखो। सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, एनटीपीसी का फॉर्म भर दूं, भर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। आपकी इच्छा है, अगर आप लगना चाहते हैं तो आप एनटीपीसी भर सकते हैं। बहुत बच्चों ने भरा है। चलो भाई, नोट कर लिया सभी ने, और कोशिश किया करो कि साथ के साथ जल्दी जल्दी नोट कर लिया करो, क्योंकि हमारा टारगेट अब जो सीजीएल आने वाला है उसको लेते हुए है। तो कोशिश हमारी भी यही रहेगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा सिलेबस और जल्द से जल्द डिटेल में चीजों के साथ यहाँ पर कराया जाए। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन लिवर की ये तो बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, इसी लिवर के अंदर ये सब कुछ डिटेल्स में आपको मिल जाएगा। लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की, वजन कितना है, इट्स ये अपर राइट क्षेत्र में होती है, यानी कि दाहिने भाग में होती है। हमारा स्टमक, जो हमारा आमाशय है वो लेफ्ट में, और लिवर हमारे राइट में होती है। तो ये हमारे डायफ्राम के ठीक नीचे और उधर भाग के दाहिने हिस्से में पाई जाती है, यानी कि आपके जो फेफड़े होते हैं कुछ इस प्रकार से
इनके नीचे एक मांसपेशी लगी होती है, इसको डायफ्राम कहते हैं। तो इसके जस्ट नीचे की तरफ दाहिने हिस्से पर ये हमारा लिवर जो है वो पाया जाता है। कितने लोब्स हैं? 2 लोब्स हैं। लार्जर जो है, बड़ा वाला जो है वो दायां लोब होता है और छोटा वाला बायां लोब होता है। बड़े दाएं लोब में भी 3 भागों में विभाजित हमने इसको किया हुआ है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इसके अंदर 2 लोब्स पाए जाते हैं। मेनली एक बड़ा वाला राइट और छोटा वाला लेफ्ट वाला लोब होता है। इसी लिवर की अगर मैं बात करूंगी तो इसके अंदर की तरफ देखो भाई, इधर इसके अंदर की तरफ कुछ छोटे छोटे से ग्लोब्यूल्स होते हैं जिसको कहते हैं हेपेटिक ग्लोब्यूल्स। यानी अगर मैं इसकी संरचना की बात करूं तो देखिए, मेन ये भी तो अंदर किसी ना किसी सेल से मिलकर बना होगा। तो इसके अंदर जो सेल्स होते हैं ना, उसको नाम दिया जाता है हेपेटिक सेल। हेपेटिक सेल्स, हेपेटिक कोशिका। लिवर के लिए जब भी नाम आएगा तो हम हेपेटिक शब्द का ध्यान रखेंगे, ये आ जाता है आपके लिवर संबंधी। ऐसे का जो अध्ययन होता है, स्टडी होती है लिवर की, उसको नाम दिया जाता है हेपेटोलॉजी। हेपेटो, अब थोड़ी देर जरा समझ लेना, फिर बाद में नोट कर लेना। ठीक है, यकृत का अध्ययन। ठीक है, ये इसके अंदर सेल्स हैं और इसके पास कुछ ऐसे भी सेल्स होंगे जो अंदर की तरफ पाए जाएंगे। इन कोशिकाओं को हम नाम देते हैं मैक्रोफेज। मैक्रोफेज। देखो, हेपेटिक कोशिका वो कोशिका है जिनसे मिलकर लिवर बना हुआ है। ठीक है, इसके अंदर जो ये मैक्रोफेज है ना, ये वो हैं क्योंकि ये लिवर अपने आप में बहुत जिम्मेदार है। जिम्मेदार मतलब सारी क्रियाकलाप अपने आप संभालता है। बॉडी में विष हरण होता है, उसको ये काम मेनली यहाँ पर करता है। तो लिवर का काम किससे संबंधित है कि ये हमारे विषैले पदार्थ को निकालकर बाहर फेंकता है। जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होंगे उनको निकालकर बाहर फेंकेगा। तो उसे कहा जाता है हमारा विष हरण, डिटॉक्सिफिकेशन। यानी ये जो मैक्रोफेज पाए गए हैं, ये क्या करेंगे, मान लो कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है बाहर से, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई पैथोजन, कुछ भी ऐसा बाहर से आया जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है, उसको पकड़ेगा, निकालेगा और बाहर फेंक देगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये काम हमारे किसका होता है, इन मैक्रोफेजेस का होता है कि जितने भी फॉरेन पार्टिकल हैं उनको निकाल करके बाहर फेंक देते हैं। तो सेम चीज अभी हमने यहाँ पर देखी कि अगर मैं बात करूंगी कि ये किससे मिलकर के बने हैं, तो ये हेपेटिक सेल से मिलकर के बने हैं जिसका काम होता है बाइल को बना देना। देखो भाई, इधर ध्यान दो, हेपेटिक लोब्यूल्स कह लूँ, हेपेटिक सेल कह लूँ, ये लिवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। और इन्हीं हेपेटिक सेल्स के ऊपर की तरफ एक कवरिंग लगी होती है, एक झिल्ली होती है जो इन्हें प्रोटेक्ट करती है, जिसका नाम है ग्लिसन कैप्सूल। जिसका नाम क्या है, ग्लिसन कैप्सूल, यहाँ पर देखा जाता है। इसी ग्लिसन कैप्सूल के ऊपर क्या लगी होती है, बेसिकली एक पतली सी एक कनेक्टिव टिश्यू की शीट है और साथ में इसके अंदर की तरफ मैक्रोफेज पाए जाते हैं। यही वाले हेपेटिक लोब्यूल्स क्या करते हैं, हमारे बाइल को, पित्त को बनाने का काम करते हैं। ये पित्त कहाँ जाएगा, गॉल ब्लैडर में जाएगा, पित्ताशय में जाएगा और वहां जाकर के इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं बाइल इज स्टोर्ड इन दी गॉल ब्लैडर। फिर इसकी जो डक्ट होती है वो जाकर के एक डक्ट, कॉमन डक्ट यहाँ पर बना लेती है। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे, ये हमारा कुछ इस प्रकार से लगा हुआ है और ये पित्ताशय की नलिका आ रही है, ये वाली जो एक डक्ट बनकर आ रही है, ये लिवर से निकल करके आ रही है और इन दोनों ने मिलाकर क्या बना लिया, एक कॉमन बाइल डक्ट, सामान्य पित्त की नलिका। एक ये कार्य है। दूसरा इसका जो कार्य होता है वो देखा जाता है कि ये विटामिन को स्टोर करता है। ये हमारे बॉडी के अंदर क्या काम करेगा, ये अलग अलग तरह से विषैले पदार्थ को बाहर निकालेगा। मान लो तुमने प्रोटीन ज्यादा खा लिया तो प्रोटीन को अमोनिया में बदल के बाहर निकाल देता है। इसके बॉडी के काम में एक और इम्पॉर्टेंट काम होता है कि आपके बॉडी में खाने को स्टोर करके रखता है ग्लाइकोजन के रूप में और फिर उसे ग्लूकोज के रूप में बदल करके जब जरूरत पड़ती है तो कन्वर्जन करा सकता है। तो ये सारे काम हमारे किसके होते हैं, लिवर के देखे जाते हैं। ठीक है, तो बेटा ये सारी चीजें आप लिवर के बारे में लिखेंगे। और रही बात, ये जो बच्चे पूछ रहे हैं कि मैडम पीडीएफ और पीपीटी का क्या समस्या है, देखो एक चीज सुनना,
एक सेकेंड। ठीक है, एक बात और ध्यान से सुनना, ये सारी चीजें जो है वो सब तो आपको नोट्स में मिल जाएंगी। आपने कहा मैम बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट बहुत सारे होंगे डेफिनेटली, लेकिन बायो के अंदर जो मेजर थ्योरी वाला पार्ट होता है ना, वो आपका फटाफट से कवर हो जाए, क्योंकि बायो में क्या होता है, बहुत सारी चीजें आपको लिखवानी होती हैं, और इसीलिए आपको पीपीटी से कराया जाता है। ये बात मैंने पहले भी कही थी, जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ हाथ से भी लिखाया जाएगा, जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ पीपीटी से भी पढ़ाया जाएगा। तो डिपेंड करता है कि क्या किस तरह से टॉपिक है आपका। सो उस बात की समस्या तुम मत लो, तुम्हें चीजें समझ में ना आए तो आप मुझे सेशन में बता सकते हैं कि मैम हमें यहाँ पर चीजें जो है वो समस्या हमारी बनी हुई है, वो आपके डाउट सेशंस में क्लियर कर दिया जाएगा, लेकिन चीजें आपको सारी कराई जाएंगी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में सब कुछ कराया जाएगा। तो ये सब अभी आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप लिख सकते हो। अब पित्त के अंदर क्या होता है, बाइल जूस के अंदर हमारे कुछ बाइल के पिगमेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप बता सकते हैं कि भैया हमारा जो बाइल पिगमेंट है वो दो प्रकार के हैं। पित्त के वर्णक, वर्णक दो प्रकार के हैं। एक आता है बिलीरुबिन, ये बिलीरुबिन का काम होता है कि ये मल को पीला रंग देता है। फिर आता है आपका प्लाज्मा, प्लाज्मा को पीला रंग देता है। ठीक है, तो बिलीरुबिन इन दोनों को ही क्या कर रहा है, येलो कलर इम्पार्ट कर रहा है। तो ये हमारा मेन पित्त का वर्णक जो है वो यहाँ पर देखा जाता है। कई बार क्या होता है कि इस बिलीरुबिन की अधिकता हो जाती है। ठीक है, तो एक पॉइंट लिख लेना, बिलीरुबिन की अधिकता। और जब इसकी अधिकता होगी तो सोचो पीला रंग कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, उसी से पीलिया हो जाता है, जिसको हम जॉन्डिस का नाम देते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक्सिस। तो ये भी नोट कर लेंगे, एक्सिस। और साथ में अगर लिवर खराब हो रहा है तो उसको एक हेपेटाइटिस भी कहा जाता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। एक रोग हेपेटाइटिस का बनता है तो दूसरा रोग पीलिया का बनता है। ये दो लिवर से जुड़े हुए मुख्य देखे जाते हैं। यहां तक कोई समस्या है क्या, फटाफट से बताओ। अब आपके क्या क्या डाउट्स हैं एक बार वो ले लेते हैं। यहां तक लिवर होता है आपका कंप्लीट। देखो हमने सिंपली कहा कि हमारे पास एक ऐसा ऑर्गन है या एक ऐसा ग्लैंड है जो कि पाचन का कोई एंजाइम नहीं बना रहा है, लेकिन पाचन के लिए अपने लिवर से पित्त के रस को बनाता है। मतलब इस लिवर से जो रस बनेगा उसको हमने नाम दिया पित्त रस। इस पित्त रस में क्या है, कुछ वर्णक हैं, उन वर्णक का नाम है बिलीरुबिन और बिलीवर्डन। ये जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डन है, इसमें बिलीरुबिन का काम है मल को पीला रंग देना, और साथ में आपके प्लाज्मा को पीला रंग देने का। ठीक है, लिखने के लिए समय दिया करो। लसिका
बढ़ेंगे आगे। ये भी जैसे रुधिर होता है, जैसे रक्त होता है, वैसी लसिका भी हमारी एक तरल पदार्थ होती है शरीर की। बेरी बेरी विटामिन बी 1 की कमी से है, एनीमिया B9 की कमी से होता है, या आयरन की कमी से होता है। जब लिवर खराब होता है ना, तो खाना देखो पचता नहीं है, लिवर पे सूजन आ जाती है, और साथ साथ में आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्याएं इस प्रकार से देखने को मिल जाती हैं। खाना खाने का लोगों का मन नहीं करता है। बाइल जूस लिवर में ही बनता है ना, तो लिवर के अंदर ही होगा, बाकी कुछ जा करके हमारे पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। आंतों में इन्फेक्शन होगा तो आंत में सूजन आ जाएगी। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? लिख लिया अभी सभी ने? जल्दी से बताओ। बिल्कुल शैलेश, बिल्कुल है। ये लिख लिया सभी ने? जॉन्डिस का मतलब है जब बिलीरुबिन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसको जॉन्डिस कहा जाता है। ठीक है, जब बिलीरुबिन बढ़ेगा तो भाई बॉडी में पीला पीला कलर जो है वो आना शुरू हो जाएगा, और ज्यादा मात्रा में आएगा। दैट इज नोन एज। अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता, अपेंडिक्स कनेक्शन बना रही है छोटी और बड़ी आंत का, बाकी इसमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, बाकी कोई काम ऐसा जिसका देखा नहीं जाता। इसीलिए जब अब इन्फेक्शन हो जाता है तो लोग इसको हटवा भी देते हैं। ये स्लाइड लिख ली सभी ने? अब जल्दी से बताओ एक बार फटाफट से। डन। चलिए नेक्स्ट, ये बना सकते हैं। खुशबू, यही तो बताया, बाइल जूस के अंदर बेटा आपके दो पिगमेंट पाए जाते हैं, कुछ सॉल्ट होंगे, कुछ थोड़ा सा पानी होगा, तो ये मेनली उपस्थित होते हैं। और इसी के अंदर हम देखते हैं कि दो मुख्य वर्णक हैं, एक बिलीरुबिन है और दूसरा बिलीवर्डन यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, दो नाम याद रखना, कई बार आता है। माल्टेज सुक्रेज हमारे आंतों के अंदर बनते हैं। बना लिया सभी ने? जल्दी से एक थम्स अप का साइन शेयर करो। हेपेटाइटिस अकेला नहीं होता, उसके 5 टाइप्स होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं, है ना। हेपेटाइटिस A B C D E, वो बीमारियां पढ़ेंगे तब करेंगे उसको आगे, जॉन्डिस और ये डिटेल में। सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है, और सलाइवरी ग्लैंड जो है वो हमारी ग्रंथि है, जहां से ये लार बन रही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये सब मैंने तुम्हें वही बताया, ये सब आपको मिल जाएगा आपकी पीडीएफ के अंदर भी, और जो लिखवाया है वो भी। साथ में ये पूरा बाइल पिगमेंट जो है वो यहाँ पर होंगे, कोलेस्ट्रॉल है, फॉस्फोरस है। मेनली तो दो चीजें होती हैं जो हमारी पिगमेंट के तौर पर आती है, फॉस्फोलिपिड है, बाइल सॉल्ट है, अलग अलग बहुत सारी चीजें हमारे पाई जाती है, लेकिन इसमें कोई एंजाइम नहीं होता। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि ये हमारे वसा को तोड़ने में भी मदद करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और जब ये फैट को तोड़ेगा ना, तो फैट के लिए हमेशा दो वर्ड याद रखना। एक एंजाइम आता है जिस एंजाइम को लाइपेज कहते हैं, और हमारे वसा का टूटना पाइसीकरण कहलाता है। तो कभी भी आ जाए ना कि वसा का पाचन, पाचन नहीं, पाइसीकरण हो रहा है, इमल्सिफिकेशन हो रहा है, तो ये वसा के पाइसीकरण में मदद करते हैं। इसको छोटे छोटे माइसील नाम के सेल्स होते हैं उसमें तोड़ देते हैं, तो छोटे सेल में तोड़ देते हैं। और किसकी मदद से तोड़ रहे हैं? तो ये एक्टिवेट करेंगे लाइपेज नाम के एंजाइम को, जो हेल्प करता है फैट को, वसा को तोड़ने में। तो बाइल के जूस में ये काम भी होता है कि ये फैट का इमल्सिफिकेशन भी यहाँ पर कराते हैं। ठीक है, लिखो इसे। मैक्रोफेज बाहर के फॉरेन पार्टिकल्स को खा जाता है।
पेप्सिन और ट्रिप्सिन थे प्रोटीन को पचाने के लिए। देखिए पीडीएफ आपका दे दिया जाता है क्लास के तुरंत बाद, लेकिन उसको अपलोड होने में जो थोड़ा बहुत टाइम लगता है उसकी वजह से आपकी पीडीएफ थोड़ी डिले हो जाती है, तो प्लीज हैव सम पेशेंस, थोड़ा सा रखा करो। ठीक है, जैसे ही टीम आपकी इसको अपलोड करती है तो वो आपको मिल ही जाएगा। लिवर में सूजन का उपाय पहले ये पता चलना चाहिए सूजन हो क्यों रही है। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण हो रही है तो आपको घी तेल छोड़ना पड़ेगा, आपको वहां पर कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर अल्कोहल की वजह से है तो अल्कोहल छोड़ना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है प्रॉब्लम आ किस कारणवश रही है। लाइपेज एंजाइम है जो कि वसा के पाचन में मदद करता है। कोई समस्या है यहां तक किसी को? फैट का काम नहीं है बाइल में, फैट को तोड़ता है ये बाइल जूस। ये जो लिवर से बन रहा है यही आपके फैट को तोड़ने का काम करेगा। जब लिवर ठीक से काम नहीं करता तो फैट भी ठीक से नहीं पच पाता। फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन में होते हैं तो यहाँ नहीं हो सकते? एक बात बताओ, होते तो यहाँ पर भी है ना। तो ये दोनों काम हमारे लिवर में देखे जाते हैं। साथ ही साथ में अगर आपसे पूछेगा कि भाई लिवर का जो फंक्शन है वो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देता है, पहला फंक्शन सुन लो अब इधर। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देता है, वो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूट रहा है तो इसको हमने नाम दिया ग्लाइकोजेनोलाइसिस। दो तीन वर्ड्स ध्यान रखना, लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, जेनेसिस का मतलब होता है बनाना। ठीक है, अगर नाम के पीछे देखिए आ रहा है लाइसिस, किसका लाइसिस? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इसका मतलब क्या हुआ? ग्लाइकोजन टूट रहा है। बोलो हाँ कि ना, सबसे पहले ये पार्ट समझ के चलेंगे। हाँ भाई, हाँ कि ना? ऐप पर ही होगा डाउट सेशन, जब होगा बता दूंगी, पहले पढ़ लो इसको, पहले समझ लो चीजों को। ठीक है, और जो भी नए हैं वो पहले जाकर के पिछली तीनों चारों क्लास जो हुई है डाइजेशन की वो देख आना। तो ग्लाइकोजन टूट रहा है, ग्लाइकोजन का लाइसिस क्लियर हो गया। ग्लाइकोजन किस में टूट रहा है? ग्लूकोज में। ऐसे ही ग्लाइकोजन का निर्माण भी हो सकता है ग्लूकोज से। तो ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन बन रहा है, जेनेसिस मतलब कुछ नया बन रहा है। तो क्या मैं लिख सकती हूँ? फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज, कि भैया हम ग्लाइकोजन को बना रहे हैं ग्लूकोज से। इन दोनों पॉइंट में कोई समस्या जल्दी से बताओ। और फिर तीसरा आता है जेनेसिस मतलब बनना, ग्लूको मतलब ग्लूकोज का, नियो मतलब कुछ नए पदार्थ से बनना। तो ग्लूकोज को हम किसी नए पदार्थ से बना रहे हैं, जैसे फैट है या अमीनो एसिड्स है। तीन वर्ड है, बहुत ही सिंपल है। बताइए कोई डाउट लग रहा है किसी को तो? बिलीरुबिन पिगमेंट होता है, ये इम्पार्ट करता है येलो कलर। क्लियर? जल्दी से बताओ, कोई समस्या नहीं है? तो ये तीनों ही काम क्या है? लिवर के हैं। पर ये मैम हो क्यों रहे हैं? ये इसलिए हो रहे हैं ताकि तुम्हारे शरीर में, तुम किसी दिन बैठे हो और पूरे दिन खाना नहीं खाया है, उस दिन तुम्हारे शरीर में ग्लूकोज कहाँ से आएगा, एनर्जी कहाँ से आएगी? वो आएगी इस लिवर के द्वारा। ठीक है, डिक्शनरी में लिखवा दूंगी, अपलोड नहीं होनी, लिखवाऊंगी उसको मैं। ठीक है, बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? नेक्स्ट देखो, ये प्रोटीन का संश्लेषण कराता है। जितना एक्स्ट्रा प्रोटीन, अब शरीर है ना, शरीर होता है कंजूस। शरीर कहता है यार जितनी मात्रा चाहिए उतनी लूंगा, बाकी सब फेंक दूंगा। तो जितना प्रोटीन चाहिए था ले लिया, पहले इसने हेल्प कराई। और दूसरा जो भी एक्स्ट्रा प्रोटीन होता है उसको अमोनिया के रूप में, अमोनिया से यूरिया में बदल कर बाहर फेंक देता है। तीसरा आरबीसी का गठन कराएगा।
चौथा, ब्लड के थक्के जमाने में मदद करेगा, जब ये अपने फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन नाम के कुछ प्रोटीन कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनाता है, ये थक्का जमाने में मदद करते हैं। तो ये दोनों क्या हैं, ये थक्का जमाने वाले कारक हैं। ठीक है, ये थक्का जमाने में मदद करते हैं। कोलेस्ट्रॉल को बनाने में मदद करेगा, विष हरण करेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा करता है। तो मतलब हम एक दो नहीं है, बहुत सारे काम हमारे इस लिवर के देखे जाते हैं। ठीक है, ये सारी पीडीएफ आप लोगों की अपलोड करवा दूंगी, जिससे कि आप देख सकते हो कि एक्चुअली में इसके क्या क्या फंक्शन है। फिर बताया है कि विटामिन ए को, विटामिन डी को, बी12 को, किस किस को कब तक ये स्टोर कर सकता है। ये बाइल जूस को बनाता है, एल्ब्यूमिन नाम के प्रोटीन को स्टोर करता है, और बीमारी होगी तो हेपेटाइटिस और जॉन्डिस यहाँ पर देखी जाती है, जो अभी आप लोग को हमने लिखवाया भी था। ठीक है, देखो मैं ना आज इसकी एक पीडीएफ आप लोग की अपलोड करा दूंगी। ये वाली जो हमने आज क्लास पढ़ी है, लगभग ये आपका खत्म हो चुका है। पेनक्रियाज के बारे में थोड़ा सा और पढ़ना है, बाकी ये चैप्टर आपका हो चुका है खत्म। ठीक है, अब मुझे एक बात जल्दी से बताओ, दिल से और ईमानदारी से, कि जो बच्चे पहले से 3 क्लास कर चुके हैं, क्या आप लोगों को चीजें समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि जो नए हैं उनके लिए तो डेफिनेटली नया होगा, तो वो तो अपना एक बार पुरानी क्लासेस करेंगे, एंड देन आप लोग को कल से जो नया टॉपिक है वहां से हम शुरू करेंगे। ठीक है, अच्छा, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स। कोई बात नहीं, कल से आराम से पढ़ लेंगे, स्पीड कम कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलो, तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, बाकी इसको कल एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। मिलते हैं आपसे कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप लोग कल मुझे बता सकते हो, कल इसका डाउट सेशन यहाँ पे रख लेंगे। एप्लीकेशन पे ही सुबह 8 बजे क्लास होगी। जब आपके डाउट्स खत्म हो जाएंगे तब वी विल स्टार्ट टू आपका नेक्स्ट टॉपिक। लेकिन डाइजेशन पढ़ करके आना, ठीक है? कल मॉक टेस्ट होगा, सवाल भी लगवाऊंगी, तो डाइजेशन को पढ़ करके आइएगा सभी, जिसकी आज पहली है, जिसकी आज पहले से पढ़ चुके हैं। ऑल राइट, तो मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू सो मच।